लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर या ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर और ट्रांसफार्मर दोनों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो एलवीडीटी है और ट्रांसफार्मर वो सेम प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं। देखिए इसमें एक टर्म दिया हुआ है लीनियर वेरिएबल। देखिए एलवीडीटी एक ट्रांसड्यूसर है, यानी कि किसी फिजिकल इनपुट को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा जिसे मेज़र कर सकते हैं। तो जो हमको जो भी फिज़िकल इनपुट मिलेगा वो लीनियर या तो लीनियर मोशन में होगा, रेसिप्रोकेटिव मोशन होगा, मीन्स अप या डाउन मूवमेंट होगी या फिर राइट या लेफ़्ट होगी। तो ऐसे मोशन को एलवीडीटी इलेक्ट्रिकल पल्सेस में चेंज कर देता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। इसका पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसका दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, जिससे किसी अन्य कुंडली जिसमें कि पहले से ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो बदल जाएगा, क्योंकि चालक उस चुंबकीय क्षेत्र में आ गया है। अब कैसे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है ये हम आगे देखते हैं। देखिए ये एलवीडीटी का सेटअप है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। हालांकि जब एक्चुअल कंपोनेंट देखेंगे तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है ये पैक्ड होती हैं स्टील फ्रेम में या किसी अन्य फ्रेम में। ये बाहर से ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन इंटरनल ऐसा ही होता है। देखिए इसमें प्राइमरी कॉइल है जिसको इनपुट वोल्टेज दिया जा रहा है, और दो सेकेंडरी कॉइल हैं और आउटपुट वोल्टेज हम मेज़रमेंट के लिए ले रहे हैं। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल सेपरेटेड हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई हैं। और इसका जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। ये देखिए सेकेंडरी कॉइल जो आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से सीरीज़ क्रम में जुड़ी होती हैं। ये सीरीज़ अपोजिट वाउंड क्या होता है कि देखिए जैसे जो इसमें पहली वाली कुंडली है ऊपर वाली जो कुंडली है, अगर उसके कॉइल का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो नीचे वाली कुंडली के कॉइल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी को अपोजिट वाउंड कहेंगे। और सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ क्रम हालांकि जानते होंगे रजिस्टर की तरह ही होता है। जैसे प्रतिरोध का समांतर क्रम होता है उसी तरह कुंडली का भी समांतर क्रम होता है। देखिए यहाँ पे 3 कुंडलियाँ दी हुई हैं। पहली कुंडली L1 है, इसमें देखिए करंट जिधर से एंटर करेगी उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और जिधर से निकलती है उसको नेगेटिव कहेंगे। ऐसे ही L2 में भी हमने कर दिया। अब सीरीज़ क्रम क्या होगा कि पहली कुंडली के आखिरी टर्मिनल दूसरी कुंडली का प्रारंभिक टर्मिनल से जुड़ा हो, तो ऐसे क्रम को हम सीरीज़ कहेंगे। अब देखिए कि कैसे ये जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला वो काम कैसे कर रहा है। देखिए ये मूविंग कोर है। ये जो ग्रीन एरिया है ये दिखा रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो ग्रीन एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड है। और जो ये लेफ़्ट वाला फिगर है इसमें देखिए आयरन कोर जो है बीच में है, तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहे हैं सेकेंडरी कॉइल की तरफ दोनों में यूनिफॉर्म है। अब इधर राइट वाले फिगर में देखिए जब ये मूविंग कोर अपवर्ड मूव कर गया तो जो नीचे वाली सेकेंडरी कॉइल है उस पर हमको कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो पहले की तरह ही होगा। मतलब जब कोर नहीं था, जब आयरन कोर के बिना जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था
वो सेम एज इट इज़ रहेगा। लेकिन देखिए ऊपर वाली सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के बीच में यहाँ कोर है राइट वाले फिगर में, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोर है उसके मूवमेंट के साथ साथ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसे राइट वाले फिगर में तो ऊपर चला गया, मान लीजिए एक और फिगर हो जिसमें ये मूविंग कोर नीचे की साइड आ जाता है, यानी कि नीचे वाली सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल पे हमको फ्लक्स में चेंज मिलेगा, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा नीचे वाली सेकेंडरी कॉइल में वो चेंज हो जाएगा और ऊपर वाली कॉइल में पहले की तरह ही बना रहेगा, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। अब ये फिगर सेम है उसी के, ये इस वाले फिगर की तरह ही है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि दो सेकेंडरी कॉइल हैं, पहली कॉइल है पहली है S1, दूसरी है S2, और S1 कॉइल के अक्रॉस ES1 ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और दूसरी कॉइल S2 के अक्रॉस ES2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एक केस हम ये मानते हैं कि पहले कोर राइट में मूव किया है, तो जब कोर राइट में मूव करेगा तो प्राइमरी कॉइल और राइट वाली यानी कि S2 सेकेंडरी कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इससे हमको ES2 की वैल्यू जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेकेंडरी कॉइल S2 पे होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो जो हमारा परिणामी आउटपुट वोल्टेज होगा E0 या E0 वो होगा E2 माइनस E1, यानी कि जो EMF कॉइल S2 पे मिल रहा है वो कॉइल S1 से ज़्यादा होगा। ऐसे ही जब लेफ़्ट मूव करेगा आयरन कोर तो जो EMF S1 पे मिलेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और ऑब्वियस सी बात है कि फिर S2 पे जो वैल्यू EMF मिलेगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसका परिणाम ही हम E1 माइनस E2 से निकालेंगे। सेकेंडरी कॉइल S2 में मान लीजिए ये क्लॉकवाइज इसका जो कॉइल है इसका क्लॉकवाइज रोटेशन है और S1 में एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो S2 का जो EMF है मान लीजिए कि साम्यावस्था में 10 वोल्ट है, पॉजिटिव 10 वोल्ट, तो S1 का कितना होगा? S1 का उस समय भी 10 वोल्ट होगा लेकिन नेगेटिव 10 वोल्ट होगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है वो कुंडली के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंज होने के कारण हो रहा है। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल तो मैंने उसमें आप लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन जो वर्किंग है वो आप अपने से लिखेंगे। मैंने समझा दिया है, अब उसको समझ के एक दो बार और सुन के आप अपने शब्दों में लिखेंगे उसको। एलवीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट आता ही आता है। कुछ एडवांटेज का देख लीजिए। देखिए इसमें तीसरा देखिए सेंसिटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेंसिटिविटी देखिए यहाँ किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। देखिए जब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में जो चुंबकीय फ्लक्स पास कर रहा है उसमें चेंज होता है। जब आयरन कोर उन दोनों के बीच में आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में, तो फ्लक्स में चेंज होता है। तो जैसे ही फ्लक्स में चेंज हुआ वैसे ही हमको जो मेजरिंग जो डिस्प्ले है वहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन दिख जाएगा। तो इसलिए तो इस कारण ये हाईली सेंसिटिव है, क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें हमारा चेंज आ रहा है। थोड़ा सा भी हम मूवमेंट अगर कोर का होगा तो वो चेंज आएगा। फिर ये लिखा है कि प्राइमरी सेंसिटिव डिवाइस इसलिए बाय डेफिनेशन ही कि मेजरिंग फिजिकल
इनपुट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट में चेंज करता है। तो यहाँ हम देख ही रहे हैं कि लीनियर मोशन हो रहा है, उसको इलेक्ट्रिक पल्सेस में ये चेंज कर दे रहा है। अब लिखा है इट इज़ यूज टू डिज़ाइन रेडिएशन रेजिस्टेंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट। न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में इसलिए यूज़ हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई फिज़िकल अटैचमेंट नहीं है। जो प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है या मूविंग कोर है, ये सब सेपरेटेड है एक दूसरे से, कोई कांटेक्ट नहीं है। तो जो रेसिप्रोकेटिव मोशन हो रहा है कोर का, उसके कारण कोई फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी लॉस भी कुछ नहीं हो रहा है। तो और ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ही ये पूरा फिनोमेना हो रहा है। तो जब हीट लॉस ही नहीं कुछ है तो इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में भी ये यूज़ हो जाता है। डिसएडवांटेजेस के कुछ देखिए एलवीडीटी कैन बी अफेक्टेड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेंसिटिविटी। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड ये होती है कि जैसा हम जानते हैं कि जब ये कुंडली है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो अब चूंकि ये कंडक्टर होती है पहले से ही, तो इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती कहाँ से है? क्या होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो इसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, मतलब एटम के पार्टिकल, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, जिससे जो चार्ज का कंसंट्रेशन होता है वो एक डायरेक्शन में व्यवस्थित हो जाता है। इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। तो अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड, किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत हाईली उत्पन्न हो रही है, तो जैसे कोर एंटर करेगा तो चूँकि नंबर ऑफ फ्लक्स चेंज होगा, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया गया है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसको चेंज करने में वो टाइम लेगा। तो टाइम लेने के कारण, जैसे कि पहला परिवर्तन, जब भी पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन के लिए थोड़ा ये टाइम टेकिंग हो गया, तो जब टाइम ले रहा है तो सेंसिटिविटी यहाँ पे अफेक्टेड हो गई, यानी कि उस तरह की सेंसिटिविटी नहीं होगी। यानी कि अगर लो स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड एलवीडीटी पे अप्लाई हो रहा है, तब तो वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा। बाकी ये आपका एलवीडीटी कंप्लीट है। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। ये इसके एप्लीकेशन है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। देखिए ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। देखिए अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है। तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई फ्लूइड है, उसके जो रेट ऑफ फ्लो है उसको मेज़र करेंगे। कैसे? इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है। देखिए ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। इसके अनुसार क्या होता है कि जब कोई विद्युत चालक है वो किसी सर्टेन गति से मूव कर रहा है और किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस चालक में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, जो चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या है। दूसरा, जिस गति से चालक गति कर रहा है। और तीसरा, चालक की लंबाई, जो उसकी लंबाई है। ये देखिए, ये बस समझाने के लिए एक फिगर है कि जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है N और साउथ पोल S है, तो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय रेखाएं, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। अभी ये जो बार है, आयरन बार, ये इस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट हो रहा मतलब अगर इसके दोनों टर्मिनल, जो दोनों एंड हैं, उसको अगर क्लोज लूप कर दें, यानी कि 2 वायर से अगर हम या पोटेंशियोमीटर लगाएं,
तो हमको उसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। यानी कि जो अगर क्लोज लूप हो कर दें इस आयरन कंडक्टर को, तो हमको विद्युत धारा मिलेगी, जिसमें प्रवाहित होती मिलेगी। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में क्या होता है कि दो कॉइल होते हैं। देखिए ऑरेंज कलर से कॉइल होगा ऑरेंज, और ग्रीन कलर के दो सेंसिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, इनको सेंसिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं। बीच में ये पाइप है जिसमें कि पानी बह रहा है, अभी के लिए पानी ले लेते हैं, या कोई भी फ्लूइड बह रहा है, और इसी का हमको क्या फ्लो रेट है वो मेज़र करना है। तो देखिए प्रिंसिपल तो ये कह रहा था फैराडे का कि जब कोई गतिशील चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो जो गतिशील चालक है उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। तो देखिए यहाँ पे पानी जो है, पानी हम जानते हैं कि विद्युत धारा का क्या है, चालक होता है, एक चालक होता है। पानी जैसे यहाँ से बह रहा है तो जो दोनों कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है उसमें उसमें चेंज आएगा, क्योंकि जब मूवमेंट इसमें मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट के कारण फिर फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जिससे कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रहा है, जो पानी का बहाव है। अच्छा कितने एरिया में हो रहा है, तो ये उतने एरिया में होगा जितनी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रिवेल्ड है। मतलब जितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड है उतनी ही लंबाई हम पाइप की लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है। और अब देखिए सेंसिंग इलेक्ट्रोड जो ग्रीन कलर का है वो क्यों है। देखिए जब चालक में ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो अब ईएमएफ को मेज़र कैसे करेंगे, तो यही दो जो इलेक्ट्रोड हैं यही इसको सेंस करते हैं। उसके अक्रॉस हम अपना मेजरिंग पोटेंशियोमीटर या जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो उसका हम कनेक्शन ले लेंगे, तो हमको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू मिल जाती है। ये देखिए ये मैंने कुछ और फिगर डाले हैं इसमें कि पता चल सके कि कैसे क्या है। देखिए जो लेफ़्ट वाला है उसमें देखिए अपर वाली जो कॉइल है उस मान लीजिए वो साउथ पोल, मान लीजिए उससे फ्लक्स निकल रही है और नीचे वाली कॉइल की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है। फ्लो डायरेक्शन भी दिख रहा है, फ्लो डायरेक्शन इधर है। और ऐसे ही राइट वाला फिगर है। ठीक है, सेम है समझने के लिए कि आपको बेहतर समझ में आए। अब ये काम कैसे करता है कि जो भी हमारा फ्लो रेट है वो मेज़र कैसे होता है। देखिए जो हमारा फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ था वो ये कह रहा था कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, चालक की लंबाई पे करेगा और चालक की वेलोसिटी पे करेगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू BL/B। और देखिए फ्लूइड में हम जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से कि जो फ्लो रेट होता है वो A1 × V1 होता है, जहाँ पे A एरिया होता है और V क्या होती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो पाइप था इसका एरिया हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शन है जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो हो जाएगा πd²/4 और वेलोसिटी v है। तो ये हमको ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला फॉर्मूला है वहाँ से जो वेलोसिटी है एक इक्वेशन हो गया BL/V, दूसरा इक्वेशन हो गया πd²/4 × V। अब इन दोनों से हम V को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो हमको तीसरा फॉर्मूला मिलता है Q = πd2 × E/4BL। तो देखिए पाई कांस्टेंट है, D डायमीटर है, ये भी कांस्टेंट है जो हमको पता होगा, 4 कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ये भी कांस्टेंट है, ये भी हमको पता होगा। ठीक है। L भी कांस्टेंट है क्योंकि हमको लेंथ पता होगी।
अब ये ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये हमको क्या होगा, जब हम सेंसिंग इलेक्ट्रोड है वहाँ से पता कर सकते हैं। तो अब हमको सारी वैल्यू पता चल गई, तो हमको यहाँ पे ये जो क्यू डिस्चार्ज है इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। अब देखिए एडवांटेज इसके, पहला इसका है प्रेशर हेड लॉस नहीं होता है। देखिए जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो एनर्जी डिफरेंस के कारण ही फ्लो करता है, मतलब कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है और दूसरी जगह पे कम होती है। तो जहाँ पे प्रेशर हेड ज़्यादा होता है वहाँ से लो की तरफ ये फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट के द्वारा फिनोमिना क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके कारण ही जो भी मेज़रमेंट है वो पॉसिबल है। यहाँ भी देखिए यहाँ पे एलवीडीटी की तरह ही कोई भी फिज़िकल अटैचमेंट नहीं है। फिजिकल अटैचमेंट नहीं है कंपोनेंट का तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है उस पर कोई अफेक्ट नहीं आ रहा है। और देखिए ये छठा देखिए कि इलेक्ट्रिकल पावर इज़ वेरी लो, तो 15 से 20 वाट में सिर्फ यहाँ पे काम हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जो हमको यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न ये है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का प्रयोग करें कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो और इतनी जनरेट हो कि उससे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम सेंसिंग इलेक्ट्रोड से मेज़र कर सकें। तो लीस्ट क्वांटिटी की भी मैग्नेटिक फील्ड से भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पावर कंजम्पशन कम से कम में भी काम चल जाता है। इट कैन बी यूज एज बाई डायरेक्शनल मीटर। बाई डायरेक्शनल मतलब कि फ्लूइड दोनों साइड किसी भी साइड मूव करें, किसी भी साइड फ्लो करें, दोनों ही डायरेक्शन में हम मेज़र कर सकते हैं फ्लो रेट। पांचवा देखिए इसमें दिया है कि हैवी सस्पेंशन इंक्लूडिंग मड, वुड, पल्प, वाटर, पेपर, सीवेज, ये सब का भी फ्लो रेट हम मेज़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमको ऐसा फ्लूइड चाहिए ना जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, ठीक है, जो विद्युत चालक हो। और कोई भी फ्लूइड लीजिए अगर वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके थ्रू तो उसका फ्लो रेट हम मेज़र कर सकते हैं। अच्छा देखिए अब डिसएडवांटेज में देखिए, इट कैन बी यूज फॉर फ्लूइड हैव रीजनेबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात आ गई ना कि उसी फ्लूइड के लिए बस होगा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसकी हो। अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन ये है, अभी तो मैं कह रहा था कि जो फ्लो मीटर है उसमें मान लीजिए पाइप में पानी बह रहा है तो उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आसुत जल है, आसुत जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर, कि जैसे पानी को जब आप 100 डिग्री पे गर्म करिए और फिर उसको ठंडा करके किसी दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए, तो ये जो पानी मिलेगा ना ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, ये कंडक्टर नहीं होता है। तो फिर अगर ये वाला पानी कंडक्टर नहीं होता है तो कौन सा पानी कंडक्टर होता है? क्या होता है कि जो हम नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं वो उसमें कई सारे खनिज और मिनरल्स और आयन होते हैं, तो और इनके फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण पानी में करंट पास करता है। क्योंकि पानी का तो जो मॉलिक्यूल है H2O उनका तो ऑर्बिट फुलफिल है ना, उनके तो इलेक्ट्रॉन फुल्ली पेयर्ड हैं। तो यहाँ पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन H2O में है ही नहीं तो कहाँ से करंट फ्लो करेगा? करंट नहीं फ्लो करना चाहिए पानी में, तो करता भी नहीं है। आसुत जल होगा प्योर वाटर तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। जिसमें आयन होंगे और जिसमें कुछ इम्प्योरिटी होंगी, कुछ अशुद्धियाँ होंगी जिस पानी में, वही पानी उसी पानी का फ्लो रेट हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसका भी आप वर्किंग अपने से लिखेंगे और फिर आगे का टॉपिक अगली वीडियो में।